हेलो एवरीवन। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहाँ पे जो बेसिक्स थे हमारे पास उन्हीं को ही डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट टाइम जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, आपने पढ़ा था स्पीड से रिलेटेड। स्पीड होती क्या है, कितने टाइप्स की स्पीड होती है, उसके बाद ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पीड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हमारे पास, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब हम स्पीड की डेफिनेशन लिखते हैं या स्पीड को स्टडी करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है तो वो ऑब्जेक्ट जब हमें अब रेट ऑफ चेंज देखने को मिलता है तो उसको आप क्या बोल देते हो, एनी डायरेक्शन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को देखने के लिए, या आप बोल सकते हो कि वो हमारे पास स्पीड बन जाती है। जब आप किसी भी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एनी डायरेक्शन को आप स्पेसिफाई कर दो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। क्या लिखा जा रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन का मतलब क्या है हमारे पास, कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर वो यहां पे ऐसे मेंशन कर देते कि गिवन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या बन जाती, वेलोसिटी नहीं कहलाती, ये हमारे पास कहलाती स्पीड। अगर हमारे पास डायरेक्शन का पता हो, किसका पता हो हमारे पास, अगर किसी भी डायरेक्शन के बारे में पता हो कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन में ही हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। वो क्या बनता है हमारे पास, वेलोसिटी। अब यहां से आपके पास फॉर्मूला बनता है, जब आपने स्पीड का फॉर्मूला देखा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस जो है आपके पास, एनी डायरेक्शन, ये जो डेफिनेशन थी यही बताती थी कि किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, किसी भी डायरेक्शन में, तो जितने जितने एक पॉइंट से जहां पे भी वो आपके पास क्या होता है, जैसे ए से लेके बी तक आपका ऑब्जेक्ट मूव कर गया है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो कर रहा है, तो वो हमारे पास टोटल क्या बन जाता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की बात कब होती है, जब हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पे बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर रहा है, तो माना जा सकता है कि वो हमारे पास ए से डायरेक्टली कहां पे जा रहा हो, बी में जा रहा हो। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये डायरेक्शन स्पेसिफाई है, यानी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये फिर डिस्टेंस नहीं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या लाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये समझ आया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है। और अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाता है, वेलोसिटी का। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आ भी जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है जी, तो अभी आपने लास्ट टाइम जब स्टडी किया था तो स्पीड के बारे में सीखा था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एक आपके पास डिफरेंस ये बन गया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। ठीक है, दूसरा जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्वियसली डिस्टेंस ही आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है। और जो वेलोसिटी आपके पास, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, स्पेसिफाई है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस आपने क्या लिखा है कि जब स्पीड की बात करी जाती है, वो स्पीड हमारे पास कैसी हो सकती है, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। अब यहां पे जो वेलोसिटी होती है पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी देखने को मिलती है। ये देखो नेगेटिव। अब हमारे दिमाग में आएगा कि नेगेटिव कैसे हो सकती है, जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव कैसे हो सकती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि जीरो हो सकती है, ऑब्जेक्ट रुका होगा तो जीरो, और जब चल पड़ेगा तो पॉजिटिव होगा। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी हमने सीखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो यानी कि अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहेगी
तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू भी कैसी देखने को मिलेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव हो सकती है। तो हमें क्या पता चला, एक डिफरेंस कि स्पीड पॉजिटिव और जीरो होती है, बट आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है। और यूनिट आपके पास सेम ही देखने को मिलती है, एसआई यूनिट जो होती है वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड, वो सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर्स में देखा जाता है, डिवाइड बाय टाइम क्या आ जाएगा, सेकंड। तो ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी के बारे में हमने स्टडी किया कि वेलोसिटी कैसे डिफरेंट कैसे है स्पीड से, और क्या डिफरेंस है हमारे पास। यानी ऑब्जेक्ट अगर रेंडमली मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में तो हम स्पीड की बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है हम किसकी बात करेंगे उस टाइम पे, हम वेलोसिटी की बात करेंगे। और जनरली जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे जो बनेंगे फिजिक्स में, वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड है हमारे पास, वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं वेलोसिटी के ऊपर। यानी कि हम ये मान के चलते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब जैसे हमने स्पीड के लिए पढ़ा था कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ स्पीड देखी थी आपने, वेरिएबल स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, वैसे ही आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी भी अलग अलग टाइप की होती है। तो अभी हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, जहां जहां पे डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा था वहां वहां पे आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करोगे वेलोसिटी के लिए। स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही डिफरेंस, बेसिक जो डिफरेंस है वो यही आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास है टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो वहां पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात करते हैं उसे हम वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। अब ये कितने टाइप की होती है, फर्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात किया था वैसे ही हमारे पास क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। यानी कि इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल इन टाइम इंटरवल्स। हमने टाइम इंटरवल्स की बात करी थी लास्ट टाइम जब ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम टाइम को अलग अलग इक्वल स्लोट्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, इक्वल टाइम पीरियड या इक्वल इंटरवल कहलाते हैं। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल, यानी कि अगर मान लीजिए 2 मिनट के हमारे पास कितने स्लोट है, 4 स्लोट है, जैसे 2 मिनट हमारे पास टाइम इंटरवल ये बना दिए हमने। हर बार जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो सेम रहे, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है हमारे पास वो अगर आपको हमेशा इक्वल देखने को मिले इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो आप क्या बोलोगे, उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, हमने क्या सीखा हुआ है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है हमारे पास, सेम। अगर मान लीजिए कि सेम टाइम के लिए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हर बार सेम डिस्प्लेसमेंट ही शो कर रहा है, यानी 1 किलोमीटर ही चल रहा है, इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो सेम ही रही होगी, तभी आपके पास ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कोई हमसे पूछेंगे तो आपने बताना है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट शो करता है तो इसका मतलब है वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेकंड, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है हमारे पास, चेंज, वेलोसिटी में चेंज। और वेलोसिटी में अगर चेंज आया तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जो ये 2 मिनट के आपने स्लोट बनाए हुए थे, ठीक है, फर्स्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर 3 किलोमीटर का किया है, फिर 2 किलोमीटर का किया और फिर 1 किलोमीटर का किया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, कि टाइम इंटरवल्स तो हमारे पास सेम है, इक्वल है, बट वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट शो होगी, जो हमारे पास वहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर होगी वो कैसी होगी, अनइक्वल, अलग अलग वैल्यू देखने को मिले। तो इसका मतलब क्या है, कभी तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज कर जा रही होगी, कभी डिक्रीज कर जा रही होगी। जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जैसे आप देख रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी भी गाड़ी को आप चला रहे हो तो आप क्या देखते हो कि उसकी स्पीड चेंज होती रहती है, स्पीड चेंज होती है, कभी ट्रैफिक आ जाता है, कभी रोड की कंडीशन जो होती है वो हमारे पास वेरी कर जाती है,
अलग अलग जगह पे। तो इसमें भी आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप एक स्ट्रेट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हो, यानी उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। अगर वो डिस्प्लेसमेंट ही चेंज, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो अलग 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 देखने को मिले, यानी अलग अलग आपके पास क्या हो रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी। अब जैसे ही आपके पास क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज होने लगी, वेलोसिटी अलग अलग हुई, तो हमारे दिमाग में सडनली आया, अगर वेलोसिटी अलग अलग होगी, मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और वेरिएबल वेलोसिटी से किया है, तो जब फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा जहां पे आप रुक रहे हो, यानी फाइनल पॉइंट पे जब आप देखोगे इनिशियल से लेकर फाइनल तक, तो वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो कैसे बताते हैं हम, तब हमारे पास कंसेप्ट आता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। अब एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, सिंपल, जब आपसे पूछा जा रहा था कि एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप लिखते थे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इस बार वो जो डिस्टेंस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, रिप्लेस कर दोगे आप रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू दी टोटल टाइम इंटरवल, कि जितना टोटल आपके पास क्या हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, डिवाइड कर दो अगर टोटल टाइम टेकन से, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट जितनी आपने कवर कर रखी हुई है डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सिंपल, ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही टॉपिक है आपके पास जो स्पीड वाला था, बस इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, वहां पे आप डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो किसकी बात करते हो, आप डिस्टेंस की बात करते हो। यहाँ पे आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, इसका मतलब है आप किसकी बात करोगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस उस दिन भी बात करी थी, तो इंस्टेंटेनियस हम बात किसके लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किया जा रहा है, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए थोड़ी वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो, उसको क्या बोलते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला देखिए, क्या ये फॉर्मूला बना रहे हैं हम, v वेक्टर लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, और फॉर्मूला क्या बन रहा है, डेल्टा x वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा t। अब ये डेल्टा x किसको बता रहा है, ये बता रहा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप कितनी देर के लिए देख रहे हो, स्मॉल टाइम के लिए देख रहे हो, तो जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा वैसे वैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज आते चले, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, अल्टीमेटली बना क्या, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बना ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है क्या, हमारे पास वेलोसिटी तो होती है, तो ये जो वेलोसिटी है जो स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए या एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए देखी जा रही है, इसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक था स्पीड से, बट आपको क्या है, दोनों को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए बेसिक क्या क्या है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, आपने बेसिक इसका जो बेसिक है 9th 10th में भी पढ़ा होगा, 9th क्लास में। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइम इंटरवल, कितने टाइम कितने कितने मिनट, मान लो 1 मिनट का ये टाइम इंटरवल हमारे पास चल रहा है, 1 मिनट का, और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हर बार जो डिस्प्लेसमेंट या फिर जो डिस्टेंस है वो सेम ही कवर किया जा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर हमारे पास कवर किया जाता है, तो हम क्या मान के चलते हैं, वहां पे जो हमारी स्पीड थी वो कैसी थी, स्पीड कैसी देखने को मिल रही थी, यूनिफॉर्म देखने को मिल रही थी, यही पड़ा यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में। और वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी यही डेफिनेशन थी कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में हमारे पास क्या रहेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट शो होगी। ठीक है, अब जब भी ऐसा हो रहा है कि कोई हमारा व्हीकल है, ठीक है, मान लीजिए बाइक है, वो अगर एक सेम स्पीड से मूव कर रही है, एक सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल्स में वो इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
शो करती है, तो उस टाइम पे उस बाइक का जो मोशन रहेगा वो कैसा होगा हमारे पास, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट, तभी आप क्या देख पाओगे कि अगर वेलोसिटी आपके पास या स्पीड सेम है तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है जी। अब इसका बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज said to be in non-uniform if its velocity changes with time. Here either the speed of the body or its direction of motion or both change with time. क्या बोला जा रहा है हमारे पास कि जब भी अगर आप बात कर रहे हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी वेलोसिटी को अलग अलग टाइम इंटरवल, मतलब टाइम इंटरवल तो सेम रहेंगे बट फर्स्ट टाइम इंटरवल में हो सकता है कि उसने अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, सेकंड में अलग किया हो, थर्ड में अलग किया हो और फोर्थ में अलग। तो अलग अलग अनइक्वल, या फिर आप ये बोल सकते हो अनइक्वल आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो वहां पे जो स्पीड या वेलोसिटी देखी जाती है कैसी देखी जाती है, वेरिएबल। कैसी देखी जाती है हमारे पास, वेरिएबल वेलोसिटी या फिर वेरिएबल स्पीड की जहां पे भी बात आएगी वहां पे हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वो कैसे कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर कोई डिफरेंस पूछे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बताओ, तो हमने क्या बोलना है, हमने बोलना है कि यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट हमारे को कवर करके देगा। बट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वेलोसिटी है वो वेरी कर जाएगी, स्पीड वेरी कर जाएगी और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस रेगुलर टाइम इंटरवल्स में, इक्वल टाइम इंटरवल्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये एक छोटा सा हमारे पास कंसेप्ट था, अब आगे देखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखने को, अभी पूरा का पूरा ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड चल रहा था हमारे पास, हम बेसिक्स कवर कर रहे थे, तो उसमें से ये लास्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम मोशन की जो इक्वेशंस हैं, बेसिक इक्वेशंस हैं, किस तरीके से ड्राइव होती हैं, कैसे बनती हैं, कौन कौन सी इक्वेशन है, उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल, वो सब कुछ देखें। ठीक है, तो हमारी जो टर्म है उसका नाम है एक्सेलरेशन। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक्सेलरेशन टर्म आई ही क्यों हमारे पास, हमारे सिलेबस में, या ये एक्सेलरेशन टर्म आई कहां से? ये कंसेप्ट तब इंट्रोड्यूस होता है जब हम अपने ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल करने का मतलब क्या है, वो अपनी स्पीड को वेरी कर रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कैसी है, वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि जब आपके पास वेरिएबल स्पीड या फिर वेलोसिटी का कंसेप्ट आया तब आपके पास ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। क्यों, ऐसा क्या है? आपने सुना होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, आपने देखा होगा कि जब आप ड्राइव करते हो तो स्कूटी आ गई आपके पास, बाइक आ गई, तो आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, क्या करवाने के लिए। अब जनरली हम, हमारे दिमाग में जब भी एक्सेलरेशन की बात आती है तो हम बोलते हैं स्पीड को इंक्रीज करवाने, स्पीड का इंक्रीज करवाने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट करना। बट अगर आप ध्यान से सोचो तो जब आपके जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हो आप, ठीक है, जब आप किसी भी गाड़ी को चला रहे हो तो स्पीड को कॉन्टिन्यूटी में या तो आप इंक्रीज करते रहते हो या डिक्रीज भी करवाने पड़ता है। कभी कभार आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज ही थोड़ी करवाते हो आप, 0, 20, 40, 60, ट्रैफिक आ जाएगा तो 60 से 40, 30, 20, तो आप डिक्रीज भी तो करवाते हो। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारी जो स्पीड है, यानी जो आप वेलोसिटी या स्पीड की बात कर रहे हो, वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है। कभी वो इंक्रीज करवाने पड़ती है प्रैक्टिकली जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो कभी वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे रेट ऑफ चेंज। चेंज में आपके पास दोनों टर्म्स आ जाएंगी, इंक्रीज भी हो जाएगा और डिक्रीज भी, वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। कि जब भी आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन, वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन।
तो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, जब भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो आपकी वेलोसिटी या फिर आपका जो स्पीड है वो भी चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी ही हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी आपके पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट जो होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास क्या देखने को मिलती है, इसकी एसआई यूनिट। और एक्सेलरेशन है क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, अगर आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, यानी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब ये हमारे पास कितने टाइप्स की है वो स्टडी कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। चलो जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है कि अलग अलग टाइप की एक्सेलरेशन जो देखी जाती है वो कौन कौन सी होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये अलग अलग टाइप्स की आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एक्सेलरेशन देखने को मिलती है, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो हम पहले 3 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी की बची हुई 3 है उनको डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। खुद सोचो, एक्सेलरेशन तो है ही चेंज है हमारे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म कैसे हो सकती है कि आपके पास चेंज भी आ रहा है और वर्ड साथ में जुड़ा हुआ है यूनिफॉर्म भी। तो ये बड़ा एक खुद में एक इंटरेस्टिंग है हमारे पास जानना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे देखने को मिलती है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है जी, चलो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहां से कहां मूव कर गया, ए पॉइंट से मूव करने स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और जहां तक वो चला है, ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, वो बन जाएगा इसका फाइनल पॉइंट। ठीक है जी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने स्टार्ट किया, यानी कि इस पॉइंट पे तो रेस्ट पे रहा होगा, इनिशियली स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे ही रहा होगा, रेस्ट पे रहा होगा तो स्पीड कितनी हुई होगी, 0 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या कर दिया, टाइम इंटरवल्स देख लिए, यानी कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक के लिए 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, 5-5 मिनट के हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, टाइम स्लॉट्स यानी टाइम इंटरवल देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट ने मूव करने स्टार्ट किया और ऑब्जेक्ट 0 से लेके इस फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए कितना मूव कर गया, 20 किलोमीटर पर आवर। कितना मूवमेंट, कितनी वेलोसिटी में चेंज कितना आया हमारे पास, 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट जैसे ही आपने गाड़ी चलाने स्टार्ट करी, ड्राइव करने स्टार्ट करते हो, तो 0 से सीधा 40 थोड़ी पहुंचते हो, 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर धीरे धीरे 10, फिर 15 20, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। अब क्या बोला जा रहा है कि आपके पास क्या हुआ, पहले 5 मिनट जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर। अगले 5 मिनट के लिए आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, अगले 5 मिनट के लिए आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, अगले 5 मिनट के लिए कितनी आ गई हमारे पास, 80 किलोमीटर पर आवर। हर बार हर एक टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देखिए, जब 0 से 20 गया तो चेंज था 20 का, जब 20 टू 40 गया तो चेंज था 20 का, जब 40 टू 60 गया तब चेंज था 20 का, जब ये
60 to 80 गया तब भी चेंज कितने का था हमारे पास, 20 का। यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी में आपके पास एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है, लगातार आपके पास वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए सेम ही हो रही है। कैसे? एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज इन वेलोसिटी तो देखने को मिल रहा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80। पर डेफिनेशन देखो, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, कि हर एक टाइम इंटरवल में अगर आपके पास आप अगर चेंज की बात करते हो तो चेंज सेम आ जाए, 20 20 20 20। हर बार जो ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो कितनी वैल्यू से करे? सेम वैल्यू से करे। तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगी यानी चेंज जो होगा हमारे पास वो कैसा आएगा? यूनिफॉर्म, सेम वैल्यू में चेंज देखने को मिल रहा है। तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी दोबारा से अगर हम इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कोई हमसे पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, तो हमने क्या बताना है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिलता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन, अब आप समझ गए होंगे अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसी है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू आ जाए 55, यहाँ पे वैल्यू आ जाए 60, यहाँ पे वैल्यू आ जाए 100। तो हर बार जो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए चेंज है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास चेंज अलग अलग देखने को मिलेगी वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगी 40, यहाँ पे कितने का चेंज आया? इन दोनों के बीच में 5 का चेंज आ रहा है, इन दोनों के बीच में कितने का चेंज आ रहा है? 35 का चेंज आ रहा है। तो 20, 35, 5 और 40। If its velocity changes by unequal amount in equal time interval, इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी चेंज हो हमारे पास वो अनइक्वल अमाउंट, यानी कि वेलोसिटी चेंज तो करेगी, एक्सेलरेशन तो आएगी, बट हर एक टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग। पहले आपने व्हीकल को चलाने स्टार्ट किया तो 0 से 20 तक गया, फिर 20 से 55 तक चला गया, जबकि पिछली बार कितना चल रहा था वो, कितनी स्पीड में कितनी वेलोसिटी में चेंज लेके आ रहा था? सेम वेलोसिटी यानी 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? 55 से फिर नेक्स्ट 5 मिनट के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर का ही चेंज देखने को मिला है हमारे पास, उसकी वेलोसिटी 55 से सिर्फ 60 ही गई है। तो उस केस में आपके पास क्या आएगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब बात ये आती है, जैसे ही आपके पास ये वेरिएबल एक्सेलरेशन देखने को मिलती है तो कौन बताता है हमारे पास कि यहां से लेके इस पॉइंट तक टोटल एक्सेलरेशन कितनी आई होगी? अब जब बार बार चेंज हो रही है तो हम किसकी तरफ चले जाते हैं? हम चले जाते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ। किसकी तरफ चले जाते हैं हम? एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। हमारे पास कितना टोटल इंटरवल्स ने कितने टोटल टाइम टेकन आपको देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है आपके पास टोटल टाइम कितना है और टोटल वेलोसिटी कितनी चेंज आया, जितना चेंज आया वेलोसिटी में। ठीक है, जैसे यहां से लेके यहां तक टोटल की बात करें तो कितना आया होगा? 0 to 100 डिवाइड बाय कि जितने टाइम इंटरवल्स रहे। ठीक है, सिंपल है। एवरेज के लिए जैसे आप लास्ट केसेस में डिस्कस कर रहे थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी एवरेज एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। चलो जी, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे 3 केसेस बचते हैं उनको देखते हैं। चलिए जी, अगले टाइप्स हमारे पास हैं एक्सेलरेशन में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत ही इजी है हमारे पास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है? हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, स्पीड पढ़ी, वैसे ही आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी अगर वो चेंज हो रही है। अब ऐसा तो होता है हम कि किसी एक पॉइंट के लिए कुछ सेकंड के लिए, मान लीजिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो जब वो क्या कर रहा है हमारे पास मोशन में है।
बट यहाँ पे बात क्या आती है, यहाँ पे बात आती है कि जरूरी थोड़ी है कि वो कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी चेंज हो रही है। अगर उसकी वेलोसिटी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी वहां पे चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो रही है। तो हम क्या बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वो हमारे पास क्या बोल देता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है। ठीक है जी, इजी है। अब इसके बाद आता है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है। अब हमने बात करी है किसकी, चेंज की। चेंज आपको दो तरह से देखने को मिल सकता है, या तो वैल्यू हमारे पास क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए, या तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हमारे पास और उसकी जो वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या हो जाए, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही होती है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप बस स्टॉप पे खड़े हो, वहां पे बस है, ठीक है, और बस कुछ देर के लिए रुकी हुई थी और जैसे ही उसने चलने स्टार्ट किया तो 0 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर गई कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो वहां पे जो आपके पास एक्सेलरेशन हुई है वो कैसी एक्सेलरेशन हुई है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो इंक्रीज कर जाए, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज होती जाए। वो बस जैसे ही स्टार्ट हुई चलने, आपने देखा कि 0 से पहले रुकी हुई थी, रेस्ट पे थी, जैसे ही चलने स्टार्ट किए 0 से 5, 10, 15, 20, 30, 40 ऐसे उसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब बस की स्पीड हो चुकी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे उसको क्या करना है, रुकना है। तो क्या होगा, बस अपनी स्पीड को क्या करने स्टार्ट कर देगी, डिक्रीज करने स्टार्ट कर देगी। और डिक्रीज ऐसे नहीं 40 to 0 चली जाएगी, ना ना ना, पहले वो जाएगी 35, 30, फिर 25, 20 ऐसे करके वैल्यू जाएगी और फिर जाके कहीं पे 0 होगी। तो क्या हुआ, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यानी कि इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगते हो, स्टार्ट करते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में आपके पास आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन की तरफ चलने की कोशिश करते हो, अपनी जो गाड़ी है उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हो। और जैसे ही सडनली अगर आप कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी कम होती है इसका मतलब है वहां पे भी तो वेलोसिटी में चेंज आया, वहां पे भी तो एक्सेलरेशन होगी। वहां पे जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को क्या करने स्टार्ट कर देता है, डिक्रीज करने स्टार्ट कर देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वेलोसिटी में और नेगेटिव एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट देखने को। अब ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना, इसको दो और वर्ड से देखने को आपको देखने को मिलेगा, रिटार्डेशन, बड़ा फेमस वर्ड है। जहां पे भी रिटार्डेशन की बात होगी यानी कि हमारे पास किसकी बात हो रही है, वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन की। और याद रहे जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं मोशन से रिलेटेड, वहां पे आपको ये वर्ड ज्यादातर देखने को मिलता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन वर्ड नहीं यूज करते हो, वो यूज करते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है जी, डी एक्सेलरेट होना भी हमारे पास क्या है, डी एक्सेलरेट का मतलब चेंज इंक्रीमेंट में और डी एक्सेलरेट का मतलब डिक्रीमेंट में, ऐसे याद रख लेना, वेलोसिटी डिक्रीमेंट में। और रिटार्डेशन वर्ड तो बहुत ही फेमस है, नीट जेई जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, अगर आपके पास कहीं पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो 90% केसेस में, 90% क्वेश्चंस में आपके पास रिटार्डेशन की ही बात होती है, यही वर्ड यूज होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट जितने भी थी, बेसिक डेफिनेशंस जितने भी थी, वो सारी कवर हो चुकी हैं। अब हम इसी के बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा वाला, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी, 9th क्लास में भी स्टडी करी होंगी, तो 9th क्लास में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही होती थी, उन्हीं को हम लर्न करते थे। अब ये इक्वेशंस बनती कैसे हैं, कौन कौन से मेथड से बनती हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम बोलते हैं
काइनेटिक्स इक्वेशन, और या फिर हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास मोशन की 4 इक्वेशंस हैं जिनको हम अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं हमारे पास किस किस मेथड से हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये जो फार्मूलाज हैं, ये जो इक्वेशंस बनी हुई है, इनको ड्राइव करना होता है कि ये कैसे बनी है हमारे पास। अब देखोगे कि हर एक क्वांटिटी यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगी। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये v की बात करो तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। ये v नॉट आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a आपके पास एक्सेलरेशन है और t आपके पास क्या है, टाइम। तो इक्वेशन क्या बन रही है, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। इसी इक्वेशन को कहीं कहीं पे किसी किसी बुक्स में ऐसे लिखा होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेम ही बात है आपके पास। जब हम इक्वेशन बना रहे हैं तब हम स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट कर देते हैं कौन सी क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आप किससे डिनोट कर रहे हो किस किस क्वांटिटी को। वहां पे अगर आपने u से डिनोट कर दी है इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v इक्वल्स टू u प्लस at। वैसे ही आपके पास एक और इक्वेशन होती है जो कि बड़ी फेमस है, s इक्वल्स टू v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी इक्वेशन को बोलते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे s जो है आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दूसरी इक्वेशन है, इसी को ऐसे इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है x इक्वल्स टू x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी आप इन इक्वेशंस को लर्न कर सकते हो, ये जो 4 इक्वेशंस हैं, और जैसे जैसे अभी हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम इनको ड्राइव करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट, या फिर इसी को बोलते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। यानी कि ये कभी कभार ऐसे भी लिखी जाती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो एक इक्वेशन आपके पास ये मतलब कि आपके पास फॉर्मेट है। अगर हम v को, जो हम v नॉट लिख रहे हैं, इसको अगर हम क्या लिख दे, u लिख दे, तो आपके पास u के फॉर्मेट। लास्ट इक्वेशन है हमारे पास s nth v नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। ठीक है जी। तो इन 4 इक्वेशंस को आपने लर्न करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे हमारे पास बड़े सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, और जब भी आप फिजिक्स में मोशन को स्टडी करोगे या मोशन पढ़ने की कोशिश करोगे तो बड़े सारे जगह पे आपके पास ये वाले जो इक्वेशंस हैं इनकी हेल्प से कंसेप्ट सॉल्व होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए होगा तो इन इक्वेशन का यूज करने ही पड़ता है। हमारे पास मोशन के लिए ये इक्वेशंस है सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलो वन बाय वन समझते हैं कि हम इनको अलग अलग मेथड से कैसे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल मेथड होता है यूनिफॉर्म मोशन वाला, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वहां से आपको क्या करनी है, ये सारी इक्वेशंस वन बाय वन क्या करनी है, ड्राइव करनी है। इसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलस मेथड, और लास्ट में आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, कि ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को कैसे बना सकते हैं, कैलकुलस मेथड से कैसे बना सकते हैं, और ये अभी हमारे पास हम फर्स्ट मेथड सीखेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए जी, इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब हमारे पास हमने डिस्कस किया अभी कि 3 मेथड है इक्वेशंस बनाने के लिए। हमारे पास तीन मेथड है अलग अलग। फर्स्ट जो आपके पास मेथड है, जो ज्यादातर हम देखते हैं नॉर्मल कॉमन मेथड होता है, वो है कि अगर इक्वेशन को आप बना रहे हो यूनिफॉर्म मोशन की हेल्प से। ठीक है। दूसरा हमारे पास है कैलकुलस मेथड, जो इसके बाद डिस्कस किया जाएगा, और तीसरा हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। अगर एग्जाम में आपको बोल दिया गया है कि ये वाली इक्वेशन आप हमें क्या कर दो, ड्राइव करके बताओ, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, 3 मार्क्स का बन जाता है यहां से, कि इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली, जैसे इक्वेशन दे देंगे कि आपके पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे क्या करो आप ड्राइव करके बताओ। और वहां पे अगर मेथड मेंशन नहीं है हमारे पास, कि आपको ये नहीं बताया गया कि बाय ग्राफिकल मेथड, बाय कैलकुलस मेथड, बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। बट अगर आपको बोल दिया गया कि बाय कैलकुलस मेथड कीजिए, तो आपने फिर क्या करना है, वहां पे कैलकुलस मेथड का ही यूज करना है। अगर बोल दिया कि ग्राफिकल मेथड से करो, तो आपने ग्राफिकल मेथड का ही यूज करना है।
ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास ये जो फर्स्ट मेथड है, इससे हम इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या एक स्ट्रेट पाथ हम कंसीडर कर लेंगे, कहां से कहां तक, एक एक्सिस कंसीडर कर लोगे, वन डायमेंशनल। जब भी आपका ऑब्जेक्ट, आप देखो एक बड़ा इजी कंसेप्ट है हमारे पास समझने के लिए, कि हम ये बोल देते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या हुआ, हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ना तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी आपके पास चेंज नहीं होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी वही जीरो ही देखने को मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पाथ में, अगर आपका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, तभी तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो सकती है, तभी आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। जैसे ही पाथ में अगर कोई भी टर्न आता है तो आप उस सेम वेलोसिटी से अपने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते, ये हमने मोशन में सीखा। ठीक है जी, और ये सारे की सारी जो इक्वेशंस थी, ये जो कंसेप्ट थे, किसने दिए थे हमारे पास, न्यूटन जी ने। ये हमारे पास किसने दिया था, न्यूटन जी ने दिया था, और उन्होंने ही हमें बताया था कि आपके पास क्या होता है कि कुछ इक्वेशंस आप ड्राइव कर सकते हो जिनकी हेल्प से आप मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है जी, स्ट्रेट पाथ है, यहां पे आपके पास ओरिजिन देखने को मिल रहा है, और ये हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यानी स्ट्रेट पाथ में चल रहा है। अब देखना जरा, हमने दो पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक यहां पे और एक यहां पे। अब इन पॉइंट्स पे क्या बोला जा रहा है, बोल रहे हैं एक्स नॉट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू जीरो। जब हमारा टाइम जो है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। टाइम की वैल्यू अगर जीरो है तो हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। मान लीजिए यहां पे ये जो आप मोशन स्टडी कर रहे हो किसी कार के लिए कर रहे हो, यहां पे हमारी कार क्या है, एक रेस्ट पोजीशन पे। अगर रेस्ट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी आएगी, वी नॉट आएगी। टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जीरो, तो उसे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स नॉट से। तो देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं, एक्स नॉट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू जीरो। जीरो टाइम के लिए जो हमारे पास पोजीशन है एक्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, कार की जो पोजीशन है, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स नॉट से। ठीक है जी, अब बोल रहे एक्स, एक्स कौन सी पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर गया हमारा, यहां से चला यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको देखने को मिला, और उसने अपनी क्या कर ली, पोजीशन चेंज कर ली, और पोजीशन अब क्या होगी, उसकी एक्स से रिप्रेजेंट करी जा रही है। अब एक्स से कब रिप्रेजेंट करी जा रही है, जब आपका टाइम जो है, स्टार्टिंग में टाइम जीरो था, अब तो जब ऑब्जेक्ट चला है तो टाइम भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा हमारे पास, टाइम भी कुछ हो गया होगा। जैसे मान लो 3 बजे थे, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 10 मिनट लगे, 3:10, यानी हमारा जो टाइम है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। उस चेंज टाइम को हम टी से डिनोट कर देते हैं। तो यहां पे क्या लिखा गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू टी। एक्स जो है हमारे पास, वो जब टाइम हमारे पास जीरो से चेंज होके कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, तब आपके पास क्या देखने को मिलेगा, जो पोजीशन होगी वो भी चेंज हो चुकी होगी, वो एक्स नोट से कहां चली गई होगी, एक्स चली गई। ठीक है, इनिशियली ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इसका इनिशियल पॉइंट, और ये क्या माना जाएगा हमारे पास, इसका फाइनल पॉइंट। तो क्या पता चल रहा है, जब इनिशियली टाइम जीरो रहेगा तो पोजीशन की वैल्यू है एक्स नॉट, वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, और जब आपके पास टाइम जो है वो जीरो से टी हो गया, यानी टाइम चेंज हो गया, तो पोजीशन भी चेंज हो गई होगी। पोजीशन एक्स नॉट से चेंज होगी, कितनी होगी हमारे पास, एक्स हो चुकी है, और वेलोसिटी वी नॉट से चेंज होगी, कितनी होगी, वी। तो यहां पे हम लिख रहे हैं वी वेलोसिटी, वी नॉट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू जीरो, यानी हमारे पास इनिशियली स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था तो एक्स नॉट पोजीशन की वैल्यू थी और वी नॉट थी वेलोसिटी की वैल्यू। जैसी पोजीशन चेंज हुई वो एक्स नॉट से एक्स चली गई, टाइम आपके पास जीरो टू टी चला गया, और जो वेलोसिटी है वो वी नॉट से कहां चलेगी, वी चलेगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल्स टू टी। यहां तक क्लियर है, ये क्वांटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि किस किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। अब हमें यहां पे क्या पता चल जाएगा, यहां से कि जब भी एक्स नॉट आएगा यानी इनिशियल पोजीशन की बात हो रही है, जब भी एक्स आएगा इक्वेशन में यानी फाइनल पोजीशन की बात हो रही है, जब भी टी की वैल्यू जीरो होगी यानी इनिशियल टाइम है, जब टी की वैल्यू टी हो जाएगी हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फाइनल टाइम कहलाएगा,
और अगर v नॉट कहीं पे इक्वेशन में यूज हो रहा है तो वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, अगर v यूज हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। चलो अब फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं हमारे पास कि मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन पता चली थी हमें उसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं इस बेसिक मेथड से। वेलोसिटी आफ्टर ए सर्टेन टाइम, अब बोल रहे कुछ टाइम के बाद, जीरो से लेके जब आपका टाइम t चेंज हो चुका है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी आपके पास आई होगी कितनी होगी, v नॉट से v, तो डायरेक्टली तो v नॉट से v तो नहीं गई होगी, ऐसी चलती है ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब आपके पास वेलोसिटी में चेंज आया वहां पे हमारे पास क्या देखने को मिला, वहां पे हमें देखने को मिली एक्सेलरेशन। क्या देखने को मिली हमें देखने को मिली एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने बोला वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, वहां पे बार बार अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाए तो वहां पे हमारे पास क्या कंसेप्ट आ जाता है, एक्सेलरेशन का। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बताती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो आपने क्या करना है, जब फर्स्ट इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का यूज करो, तो आप लिख दोगे कि डेफिनेशन से हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब यहां पे देखो एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, ए से, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। अब यहां पे चेंज इन वेलोसिटी, अब जब भी आपके पास चेंज की बात होगी तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये हमेशा याद रखना है। ये फॉर्मूला होता है चेंज के, जहां पे भी हम फिजिक्स में चेंज की बात करेंगे वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब यहां पे किसकी चेंज की बात हो रही है, वेलोसिटी की चेंज की बात हो रही है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना कितना आया, v नॉट से v चली गई, यानी फाइनल वैल्यू क्या थी v, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा चेंज के लिए, v माइनस v नॉट इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल यानी v माइनस v नॉट, ये आ गया हमारे पास किसके लिए वैल्यू, चेंज के लिए वैल्यू आ गई। अब टाइम टेकन, टाइम कितना लगा 0 टू t, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी तो चेंज आया, तो यहां पे भी लिखोगे आप, यहां पे क्या लिखा जाएगा t माइनस 0, t माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल। अब जब इसे सॉल्व किया t माइनस 0 कितना आ गया, t ऊपर क्या था हमारे पास v माइनस v नॉट इक्वल्स टू a, अब ये t यहां पे डिवाइड का है, दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो क्या बन जाएगा a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस v नॉट, ये इक्वेशन बन गई। और अब आपके दिमाग में आएगा कि हमारी तो इक्वेशन बन चुकी है, ये माइनस का v नॉट जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या बन जाएगा v इक्वल्स टू, यहां पे अकेला v रह जाएगा, माइनस v नॉट पे चला गया दूसरी साइड, तो क्या देखने को मिला, प्लस का v नॉट प्लस 80, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, ये आ गई हमारे पास मोशन की फर्स्ट इक्वेशन, इस तरीके से आई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम यहां पे v नॉट इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर ना करते, यहां पे आपका मन है आपने v नॉट की जगह यहां पे क्या कंसीडर कर दिया, u कंसीडर कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या होना था हमारे पास, कुछ भी नहीं, यहां पे v, ये v माइनस v नॉट लिख रहे हो आप, यहां पे क्या आ जाना था, v माइनस u आ जाना था डिवाइड बाई t, तो आपका रिजल्ट जहां पे v नॉट है वहां पे क्या क्या आने शुरू हो जाएगा, वहां पे आपके पास u आ जाएगा, तो यानी यहां पे इक्वेशन बनती at इक्वल्स टू v माइनस u, और फाइनल इक्वेशन कैसे देखने को मिलती, फाइनल इक्वेशन देखने को मिलती v इक्वल्स टू u प्लस at, जो कि किसी किसी बुक में भी देखने को मिल रही है। अब अगर आप यहां पे मेंशन कर दोगे पहले कि आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा, तो आपकी फाइनल इक्वेशन भी उसी रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन समझ आई, बड़ी इजी है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का यूज किया है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई हमारे पास, v नॉट से v चली गई थी तो फाइनल माइनस इनिशियल वाला फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे आ गया v माइनस v नॉट डिवाइड बाय t माइनस 0, इसे सॉल्व किया, नीचे t रह गया, t इधर डिवाइड का दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई का हो गया, और आपके पास क्या है v माइनस v नॉट था, माइनस v नॉट को आप दूसरी साइड लेके गए तो पॉजिटिव का हो गया, और रिजल्ट बन गया v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकंड देखते हैं, चलो जी नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं अब हमारे पास कैसे ड्राइव होगी। तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन टाइम, अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए यहाँ पे कुछ टाइम चेंज हो रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट भी मोशन में, और कैसे मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में,
तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन भी क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। अगर पोजीशन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। अब डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही थी इसीलिए आपने क्या किया, पिछली जब फर्स्ट जब इक्वेशन बनाई, पिछली फर्स्ट डेरिवेशन करी, उसमें एक्सेलरेशन का यूज किया। बट यहीं पे तो एक और कंसेप्ट आ जाता है कि ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें ऑब्जेक्ट की तो वो भी करने पड़ेगी हमें, वो भी कर सकते हैं ना हम कि इनिशियली आपके पास कितनी वेलोसिटी थी, फाइनल पोजीशन पे पहुंचे तब तक आपके पास कितनी वेलोसिटी देखने को मिली, तो टोटल जो आपके पास बीच में जो वेलोसिटी थी उसकी एवरेज कर देते हैं। और एवरेज आपको पता है कैसे करी जाती है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहां पे क्या वैल्यू आ जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही होता है। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, मतलब आप कैसे निकालोगे कि कितना चेंज आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये फार्मूला भी हमने सीखा, यहां लिख देता हूं मैं दोबारा से। फाइनल माइनस इनिशियल होगी हमारी वैल्यू, तब आपको क्या आएगा, तब पता चलेगा हमारे पास की कितनी वैल्यू में चेंज आया। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख दोगे आप, क्योंकि पोजीशन को लिख रहे हैं ना हम, पोजीशन तो एक्स से डिनोट करी जा रही है, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल कितना टाइम है हमारे पास, 0 to t चला है तो t माइनस 0 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब बात ये आती है कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखा जाए। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जो वेलोसिटीज है हमारे पास उनको ऐड कर दो और जितनी वेलोसिटी है डिवाइड बाय उतना कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है कितनी कितनी, एक तो थी v नॉट और दूसरी थी v, तो आप क्या कर लिख सकते हो, v नॉट प्लस v डिवाइड बाई 2 एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे t माइनस 0 हुआ ये किसके इक्वलेंट आ जाएगा आपके पास, t के इक्वलेंट, t यहाँ पे डिवाइड का दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, तो v एवरेज इंटू t आ गया इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन बनी। अब इसमें v एवरेज की वैल्यू पुट कर दो, v एवरेज कितनी बनेगी, v नॉट प्लस v, दो ही वेलोसिटीज है हमारे पास पूरी फिगर में, तो v नॉट प्लस v डिवाइड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। और जहां पे भी आपके पास एवरेज वेलोसिटी लिखा हुआ इक्वेशन में उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, इस वैल्यू को पुट करोगे। तो हमने कहा लिखा है, ये देखो ये इक्वेशन बनी, v एवरेज इंटू टी, तो v एवरेज की जगह क्या लिखा जाएगा, v नॉट प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। ये बाकी की इक्वेशन वैसे के वैसे ही लिखने होंगे। यहां तक क्लियर है। क्या किया हमने, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन में चेंज, x माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई टी माइनस 0, तो t माइनस 0 करके कितना आया, t आया, t दूसरी साइड गया, v एवरेज के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई, v एवरेज की वैल्यू कितनी थी आपके पास, जो वेलोसिटीज रही होंगी v नॉट प्लस v डिवाइड बाई 2, मतलब कि आपके पास एवरेज आ गई। अब इक्वेशन, अब हमें याद आ रहा है कि क्या इस v का वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू तो थी, कैसे, जो हमने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन बनाई वो v की वैल्यू तो थी, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, ये देखो, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन। ठीक है जी, जो आपने मोशन में फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसी रिजल्ट का आपने यूज करना है, तो वो क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू v नॉट प्लस 80, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, ये पूरी की पूरी टर्म आ गई x माइनस एक्स नॉट, ये टर्म लिख दी हमने, इक्वल्स टू आ गया, v नॉट आ गया, और v की जगह पे क्या लिख दोगे आप, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, v नॉट प्लस 80, डिवाइड में क्या है, डिवाइड बाई 2 इंटू क्या आ गया आपके पास, साथ में t चल रहा है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पे, इसको t के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां पे, ठीक है, सबसे पहले ये देखो क्या बनेगा, ये v नॉट प्लस v नॉट कितना आ जाएगा, 2v नॉट, 1v नॉट प्लस 1v नॉट कितना आ जाएगा हमारे पास, 2v नॉट, तो ये आ गया 2v नॉट प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब सॉल्व कर दो, 2 यहां पे इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी डिवाइड कर रहा, तो अगर अलग अलग से सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 2v नॉट डिवाइड बाई 2, और दूसरी इक्वेशन बनेगी, अब ये t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है और t दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो टी मल्टीप्लाई करवा दोगे, यहाँ पे बन जाएगा AT² डिवाइड बाई 2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, V0 इंटू टी, तो ये आ गया V0 इंटू टी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, या 1/2 लिखो या सीधा लिख दो T इंटू टी, T² हो गया AT² बाई 2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, क्या थी V0 प्लस AT। जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी V0 2V0 बन गया, यहां से आपके पास ये जो t था ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट खोल के, और 2 दोनों को डिवाइड कर रहा था तो इसे सॉल्व कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसी सी दिखेगी, x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू V0t प्लस हाफ AT²। यहां तक समझ आया कि ये बन गई हमारे पास x माइनस एक्स नॉट V0t प्लस हाफ AT²। तो इसी इक्वेशन को, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है वैसे, बट इसी को हम और किस मेथड से और किस तरीके से लिखते हैं देखना जरा। इसी को हम लिख सकते हैं, ये देखिए, ये जो x नॉट है इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो x के लिए रिजल्ट बन जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, इक्वल्स टू साथ में आ जाएगा प्लस V0t प्लस हाफ AT²। तो ये रिजल्ट बन गया फाइनली। ठीक है, कि x नॉट जो था, x माइनस एक्स नॉट था, ये माइनस एक्स नॉट कहां चला गया, दूसरी साइड चला गया, पॉजिटिव का हो गया V0t प्लस हाफ AT²। और एक और बात समझो जरा, ये जो था आपके पास x माइनस एक्स नॉट, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं s से, क्योंकि ये हमारे पास s किसको बता रहा होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, s से रिप्लेस कर सकते हो, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, V0t प्लस हाफ AT²। तो एक इक्वेशन आपके पास इस फॉर्मेट में भी लिखी जाती है, सेम इक्वेशन है ये, 1 2 और ये 3 फॉर्मेट में लिखी जाती है कि s इक्वल्स टू, जो सबसे फेमस है, s इक्वल्स टू V0t प्लस हाफ AT²। और ये जो V0 है हमने क्या कंसीडर कर रखा था जब यहाँ पे कंसीडर पार्ट लिखा था, ऐसा नहीं करना है आपने कि जब सेकंड इक्वेशन लिखोगे तब नहीं लिखनी हो कि x नॉट की वैल्यू क्या है, V0 की वैल्यू क्या है, आपके पास v क्या है, वो सब कुछ स्टार्टिंग में जब मेंशन किया था फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए, वैसे ही सेकंड अगर आएगी एग्जाम में तो तब भी मेंशन करना है। अब वहां पे अगर हम यहाँ पे लिख दें V0 की जगह पे आप u लिख दो, तो बन गई ना वही इक्वेशन फेमस वाली, V0 को रिप्लेस कर दोगे आप u से, तो क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड इक्वेशन थी। आपने किसका यूज किया यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी का यूज किया है। एवरेज वेलोसिटी यानी आपके पास क्या फॉर्मूला बना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आपने यहाँ से फिगर देखनी है, फिगर बनानी, और फिगर बनाओगे आप, अगर नहीं बनाओगे तो आपकी जो डेरिवेशन है वो गलत कर दी जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते गए आपके पास क्या हो गया, रिजल्ट बनता है। ठीक है जी, अब थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास अब। ठीक है, थर्ड इक्वेशन बना रहे हैं, ये फिगर है हमारे पास, सेम फिगर, एक ही फिगर से हम तीनों जो इक्वेशंस थी मोशन की वो हम ड्राइव कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं वेलोसिटी एट ए सर्टेन पोजीशन, वेलोसिटी एट ए सर्टेन पोजीशन। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अपनी फेवरेट लाइन कि वी नो दैट, हमें सब पता है, क्या क्या पता है हमें, कि हम फर्स्ट इक्वेशन बना चुके हैं, और फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी के बारे में ही बात करती है, जो कि आप लिख रहे हो वेलोसिटी एट सर्टेन पॉइंट। तो वेलोसिटी के बारे में बात करती है, तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू V0 प्लस AT। अब V0 को दूसरी साइड ले जाओ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, कि अगर हम एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिखें, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्विवेलेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्विवेलेंट। आप लिखते हो ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वही है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड रिप्लेस हो जाएगी जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो इसी फॉर्मूला में अब जो वेलोसिटी है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटीज है, 2 वेलोसिटीज है, तो यानी नॉर्मल, अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वेलोसिटी यूज होगी, तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी वाली, यहाँ पे जो वेलोसिटी आप लिख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला यूज किया जाता है। एवरेज वेलोसिटी
कि टोटल वेलोसिटी जो भी यहाँ पे यूज हो रही है उसकी एवरेज कर देंगे, इनटू टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हमारे पास किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी है कौन कौन सी, एक तो v नॉट है, एक v है, दोनों को ऐड करोगे डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है। इनटू टी आ गया इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हमारे पास, x नॉट से हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर गया है x पोजीशन तक, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन क्या है x और इनिशियल क्या है हमारे पास x नॉट, तो x माइनस x नॉट आ गया। अब इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये जो 2 है यहाँ पे डिवाइड का है, दूसरी साइड ले जाओगे तो किसका हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई का, और t यहाँ पे मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा डिवाइड का। तो यहाँ पे ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी v प्लस वी नॉट, 2 दूसरी साइड चला गया तो मल्टीप्लाई का हो गया, t इस तरफ आ गया तो डिवाइड का हो गया, 2 बाई टी x माइनस एक्स नॉट। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन, ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों तरफ वेलोसिटी की ही बात हो रही है। दोनों तरफ किसकी बात हो रही है हमारे पास, वेलोसिटी। एक तरफ वेलोसिटी में चेंज बता रहे हैं और दूसरी तरफ आपके पास किसके बारे में बता रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन में चेंज ही तो आ रहा था, एक्सेलरेशन ही की तो बात हो रही थी। फर्स्ट इक्वेशन बनी एक्सेलरेशन से, दूसरी इक्वेशन बनी एवरेज वेलोसिटी से, यानी जब तीसरी इक्वेशन आप बनाओगे तो दोनों का यूज करने पड़ रहा है। समझ रहे हो, वो जो आपने स्टार्टिंग में 2 इक्वेशन बनाई थी उन्हीं का यूज करने पड़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आपने एक इक्वेशन फर्स्ट ये बनाई है, सेकंड इक्वेशन ये बनी है हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड वैसे वाली फर्स्ट सेकंड नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन तो बना चुके हैं, सेकंड इक्वेशन भी बना चुके हैं, उन्हीं को ही आप क्या कर रहे हो मल्टी, यहाँ पे अलग फॉर्मेट में थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख रहे हो और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और राइट हैंड साइड और ये वाली पूरी राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कुछ ऐसा सा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v माइनस वी नॉट मल्टीप्लाई बाय v प्लस वी नॉट, ये वाले दोनों सॉल्व हो गए, v प्लस वी नॉट आ गया मल्टीप्लाई v माइनस वी नॉट आ गया, और इधर से आ जाएगा 2 बाई टी एक्स माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाय 80। राइट साइड वाली हमारे पास क्या हो गया, आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे हमने ये इक्वेशन बना दी, हमें क्या समझ आया कि हमारे पास मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है a प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वलेंट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी को आता है ये। तो ये तो कुछ इसी का रिजल्ट बन रहा है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया। कैसे, ये v प्लस वी नॉट था, v माइनस वी नॉट था, तो क्या बन जाएगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट बन गया। इधर से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसको, 2t 2 डिवाइड बाई टी x माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाई बाई 80, ऐसा था कुछ। t से t क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि t डिवाइड कर दिएगा, तो बचा क्या 2a, यहां से आ जाएगा 2a x माइनस एक्स नॉट। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि t जो है वो हमारे पास क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो अब माइनस का v नॉट है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। अब ये जो x माइनस एक्स नॉट है, ये क्या है हमारे पास, चेंज, पोजीशन में चेंज, यानी ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बता रहा है। तो ये x माइनस एक्स नॉट को आप लिखते हो किससे, s से लिख देते हैं, s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। अब ये इक्वेशन है, वी नॉट को अगर आप u से लिख देते तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आपको बनती हुई नजर आती है, यानी कि u आपको किसी किसी बुक में देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया, ये 2 इक्वेशंस बनाई, फर्स्ट और सेकंड मोशन की जो इक्वेशंस हमने ड्राइव कर रखी हैं उनकी हेल्प से, और मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, इजीली हमारे पास क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। बहुत इजी है। अब ये है आया कहां से, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ये वैल्यू पुट कर दी, t से t डिवाइड हो गया, 2as आ गया आपके पास। s कैसे आया, x माइनस एक्स नॉट क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बता रहा है, कितनी पोजीशन में चेंज है, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ है, उसको हमने s से लिख दिया। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या होगी, थर्ड इक्वेशन बन के आ गई। अब हमने बनानी है s nth टर्म। nth मतलब कहीं पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, nth के लिए हम n टर्म्स के लिए हम वैल्यू बनाएंगे। लास्ट इक्वेशन, चलो जी लास्ट देखते हैं। इसमें जो इक्वेशन हमारे पास बन रही है nth टर्म के लिए बोली जाती है इक्वेशन,
ठीक है, तो ये फिगर समझो जरा। हमारे पास क्या था जब टाइम जीरो था, ठीक है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा टाइम जीरो, फिर ऑब्जेक्ट ने कुछ मूवमेंट शो करी और लास्ट जिस पॉइंट तक गया है, मान लीजिए यहां से ए से लेके कहां तक गया है, वो बी तक गया है, वहां पे हमने क्या कंसीडर कर लिया हुआ है कि कुछ एन टाइम लगा होगा, कुछ टाइम लगा है, हमें पता नहीं है कितना टाइम लगा है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, हमें नहीं पता, ठीक है, हमने बोल दिया एन टाइम लगा है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो भी नहीं पता है हमें, तो हमने क्या लिख दिया, एस एन डिस्टेंस, कितना ट्रेवल हुआ है, एस एन डिस्टेंस हमारे पास ट्रेवल हुआ है। अब इस पूरे ए टू बी के जो जर्नी है हमारे पास, या आप बोल सकते हो दोनों पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया गया है जो कि हमारे पास कितना रहेगा, n-1। मान लो कि कुछ टाइम होगा, वो हमारे पास कितना हमने कंसीडर कर लिया, टोटल टाइम लगा होगा जर्नी के लिए n, तो n-1 टाइम जो लगा है वो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगा है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं x, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस sn था तो यहां से लेके ए से लेके इस x पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस आ जाएगा, Sn-1, टाइम भी n-1 हो गया अगर हमारे पास, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, n-1। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हमें निकालना होता है और उसे हम क्या बोलते हैं, SNth, उसे बोल देते हैं SNth। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, SNth से रिप्रेजेंट। तो जब आप ये पूरी फिगर समझ रहे हो तो हमें क्या समझ आ रहा है, यहां से हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात हो रही है हमारे पास। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हमारे पास डिस्टेंस की बात हो रही है। अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने मोशन की इक्वेशन बना रखी है, कौन सी वाली, देखो, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट टी सेकेंड्स। हमने क्या कंसीडर कर लिया कि अगर मान लीजिए कि टाइम टी है हमारे पास, तो वहां पे अगर डिस्टेंस, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रेवल करवा रहे हो, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना, तो कैसे करते हैं, ये फार्मूला है, एस इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है। बट यहाँ पे टाइम टी है, टी सेकेंड्स के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास टी आ जाएगा। इक्वेशन जो थी, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन जो आपने बनाई हुई थी, एस इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जिसे हम बोलते हैं, वही इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि एस क्या है, डिस्टेंस, और यहाँ पे हम डिस्टेंस ट्रेवल ही क्या करवा रहे हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ये जो जनरल इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन के रेफरेंस पे, इसी इक्वेशन को कंपेयर करके आप अगली इक्वेशंस बनाओगे कि अगर मान लीजिए टाइम t-1 हो जाता है, इस x पॉइंट की बात करते हैं, अगर हमारा टाइम जो है t-1 सेकंड आता है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, जो आपका डिस्टेंस होगा किसके लिए होगा, वो n-1, s के साथ t लगा था, यहाँ पे t की जगह आप रिप्लेस कर दोगे वैल्यू n-1। अब जहां जहां t यूज कर रहे हैं इक्वेशन में, वहां वहां क्या आ जाएगा, n-1। v नॉट के साथ v नॉट t क्या आ जाएगा, n-1 हाफ ए टी स्क्वेयर, t की जगह क्या आ जाएगा, n-1 का स्क्वायर। तो ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी Sn-1 इक्वल्स टू वी नॉट n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। ये किसके लिए बनेगी, फर्स्ट n-1 सेकेंड्स के, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारा जो टाइम है वो n हो जाए, यानी n सेकेंड्स के लिए वैल्यू आ जाए, तो अब जो t है उसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, n से। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, Sn-1 t से क्या कन्वर्ट हुआ, n-1, और n-1 से अब किसके लिए वैल्यू लिखी जाएगी, n के लिए, तो t Sn इक्वल्स टू वी नॉट n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब बात ये आई कि हमें तो ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना था Snth के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड्स, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, वो कैसे निकालोगे, वही वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, टोटल में से आप क्या कर दोगे, इस वैल्यू को माइनस कर दो, टोटल ये डिस्टेंस रहा मेरे पास Sn, अगर इसमें से मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देता हूँ पीछे वाला, तो कितना बचेगा, यही बचेगा, और यही मेरे पास क्या है, Snth है। तो हमने यहाँ पे क्या फार्मूला बना दिया, Snth के लिए Sn-1, तो Sn के लिए हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन बनाई हुई है हमने, Sn-1 के लिए भी आपने ये इक्वेशन बनाई हुई है। इन दोनों इक्वेशंस को उठाओ और यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, तो Sn के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, वी नॉट n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस वी नॉट n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आपने माइनस यहाँ पे पुट कर दी है, इनके बीच का जो डिफरेंस निकालना है, यानी Snth निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या होगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व।
चलो जी, ये वैल्यू थी, इसी को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये पूरी की पूरी टर्म हमने वैसे लिख दी वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर, यहां तक ठीक है। माइनस आ गया, माइनस साइन आ गया, इसे सॉल्व किया, ये ब्रैकेट ओपन हुई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी होगा। तो वी नॉट जब एन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, वी नॉट इंटू एन माइनस, तो माइनस का साइन आ गया, और वी नॉट इंटू वन क्या आ गया, वी नॉट प्लस 1/2 ए, और ये फॉर्मूला लग गया आपके पास क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को आपने क्या कर दिया, इस फॉर्मूला को एक्सपैंड कर दिया, यहां पे बन गया ए और बी ये थे, तो एन स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab आएगा ना, तो 2 इंटू ए कितना है एन और बी क्या है 1, तो 2n प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ये माइनस क्या हो जाएगा, सारी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो माइनस की टर्म होगी वो किसकी कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगी, और जो प्लस की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो माइनस में। तो यहाँ पे देखो ये प्लस की टर्म थी, ये एज इट इज आ गया आपके पास, ये माइनस की टर्म आ गई, माइनस वी नॉट इंटू एन, ये माइनस का तो माइनस माइनस प्लस आ गया वी नॉट, ये प्लस का था, ये माइनस का आ गया हाफ ए एन स्क्वायर। अब हुआ क्या, ये जो टर्म है हाफ ऑफ ए या a/2 आप बोल सकते हो, ये ब्रैकेट ओपन होगी और ये तीनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई हुआ एन स्क्वायर के साथ तो माइनस का बन गया, ये पहले से माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस, और आपके पास क्या है, ये 1/2 इंटू ए, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इंटू 2n के साथ। तो ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, बचा क्या, a इंटू एन यानी प्लस का an, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और a/2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ तो a/2। तो कुछ ये वाली टर्म आपको देखने को मिली। ठीक है जी, हमने किया क्या, दोबारा से देख लो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी ब्रैकेट खुली हमारे पास, ये पॉजिटिव का था तो नेगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का था तो ये पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का है तो ये टर्म नेगेटिव की होगी, बट ये एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर फर्दर हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2n के साथ, तो 2n के साथ हुई तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, an। और फिर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई थी, 1 पॉजिटिव का था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और a/2 ही देखने को। अब ये जब आपने सॉल्व कर लिया उसके बाद आपने देखना है vn यहाँ पे पॉजिटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। अब बचा क्या, यहां से बचा वी नॉट, किसका, प्लस का, तो हमने क्या लिखना है, एस एन एफ किसके इक्वलेंट आ जाएगा हमारे पास, वी नॉट प्लस, यहां से क्या क्या टर्म बची है, एक ये ए एन बचा है और माइनस का बचा है आपके पास a/2, यही टर्म बची है आपके पास। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे a/2 a कॉमन ले लूं, देखो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, a बाहर कॉमन ले लिया, कुछ ऐसी टर्म बची an माइनस a/2, यही बचा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। a कॉमन ले लिया हमने तो अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1/2, ऐसी टर्म बचेगी, a तो बाहर चला गया। अब इसे सॉल्व किया तो a यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेके कितना 2, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2n, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है 1 है, तो 2n बन जाएगा माइनस 1। जब आप इसी को सॉल्व कर रहे हो तो 2 यहाँ पे डिवाइड किया तो ऐसे लिखा जा सकता है इसी को, a/2 अंदर क्या बचा 2n माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया, यही देखो, यही इसी फॉर्मेट में इसी को सॉल्व करके लिख दिया, v नॉट प्लस a/2 2n माइनस 1 किया गया। यहाँ पे एलसीएम लिया, a कॉमन ले लिया और उसके बाद आपने क्या कर दिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करके ये रिजल्ट आ गया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बनती है मोशन के लिए। तो मोशन की हमने टोटल 4 इक्वेशनें पढ़ ली, एक ये लास्ट वाली एसएनएफ के लिए थी, फर्स्ट वाली आपने पढ़ी, ठीक है, जो हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो हमारे पास बताती है वेलोसिटी के लिए। सेकंड आपने पढ़ी डिस्टेंस के लिए, मतलब एस वाली, और थर्ड आपके पास जो थी वो दोनों के लिए आपने रिजल्ट बनाया था, वो भी वेलोसिटी आपके पास मेंशन कर रही है। तो ये 4 इक्वेशन है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से हमने क्या कर दिया, स्टडी कर दिया, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे ये इक्वेशंस तो आनी ही चाहिए, इनके बेसिस पे हमारे पास बड़े सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। अब इसी के बाद ये इक्वेशंस हमने बनानी है, ये तो आपके पास एक मेथड आ गया। अब सेकंड मेथड है हमारे पास कैलकुलस मेथड।
अब कैलकुलस मेथड को समझते हैं तो कैलकुलस मेथड में हमारे पास दो चीजें देखने को मिलती हैं, या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन। ठीक है, या तो आप इंटीग्रेट करते हो चीजों को या तो आप डिफरेंशिएट करते हो। तो अभी हमारे पास हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि कैलकुलस मेथड से भी हम इन्हें सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, चलो जी। अब हमारे पास है कैलकुलस मेथड। तो सबसे पहले कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस जो था हमारे पास, ये मेथड तो ज्यादातर स्टडी किया जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब भी हम पढ़ते हैं, जब हमने बेसिक आपने सिलेबस स्टार्ट किया होगा जिसमें आपने बेसिक्स कंसेप्ट सीखे होंगे या मैथमेटिकल टूल सीखे होंगे, वहां पे आपको ये थोड़ा सा बताया जाता है कि जितना हमारे पास फिजिक्स में इसका यूज होता है। ठीक है जी, कुछ फार्मूलाज है इंटीग्रेशन के, कुछ फार्मूलाज है डिफरेंशिएशन के, आप उनकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, इजी बना सकते हो। अब ये ऐसा नहीं है कि मैथ्स के इक्वेशन है, मैथ्स के फार्मूला है। ये हमारे पास जो आप अभी देख रहे हो कैलकुलस, जो जिसकी बात करी जा रही है, कैलकुलस फिजिक्स ने ही हमारे पास बनाया था। न्यूटन जी ने कैलकुलस बनाया, इतना जबरदस्त फार्मूले बनाए आपके पास कि वो कभी गलत ही नहीं हो पाए। आज तक उन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को इजीली स्टडी कर पाते। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कैलकुलस में हमारे पास क्या होगा, या तो आपको इंटीग्रेट करना है चीजों को, या आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। ठीक है जी, या तो हम इंटीग्रेट करेंगे या तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब जो बेसिक आपके पास फिजिक्स में जितना यूज होता है उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं कि आपके पास क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेट का मतलब होता है, ये इस तरीके से आप यूज करते हो सिंबल, और डिफरेंशिएट को आप ऐसे लिखते हो डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, जब भी इंटीग्रेशन की बात होती है तो क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन समझने के लिए हम एक बात का ध्यान रखेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास इंटीग्रेट का मतलब है हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी बिगर वैल्यू देखने को मिलेगी। और उल्टा है डिफरेंशिएशन में कि अगर आपके पास बिगर वैल्यू है और आप उसे क्या कर देते हो, डिफरेंशिएट कर देते हो, तो वो हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज में चेंज हो जाती है। अब जनरली हम करते क्या, अपने फिजिक्स के कंसेप्ट जब भी लगाते हैं, हम एक छोटी वैल्यू के लिए कैलकुलेशन बनाते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसकी लिमिट्स के अकॉर्डिंग। अब लिमिट्स क्या चीज होती है, लिमिट्स होती है कि वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, आप उसी के रिस्पेक्ट में क्या करवा दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे या डिफरेंशिएट कर दोगे, जिससे आप क्या कर पाओगे कि अपनी इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन देखने को कैसे मिलेगी। अब देखो हम यहां पे किसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के लिए एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करी जाती है, चेंज से डिफाइन करी जाती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं और जो चेंज होता है, चेंज को लिखते हैं डी बाई डी टी से। कैसे लिखा जाता है हमारे पास, डी बाई डी टी। अब क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, डीवी बाई डी टी। यानी ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट फॉर्मूला आपने बना लिया, कहां से आया, डेफिनेशन से। अब ये जो dt है इसको दूसरी साइड ले जाओगे आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा हमारे पास, ये डिवाइड का, सॉरी यहाँ पे हमारे पास डिवाइड का है, ये दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, dv इक्वल्स टू a dt, a इंटू डी टी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई का। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग पे रुका हुआ है, तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास, उसको, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइम कितना होगा हमारे पास, जीरो। टाइम कितना होगा हमारे पास, जीरो। अगर हमारा टाइम चेंज हुआ है और ऑब्जेक्ट ने मूव करने स्टार्ट कर दिए, तो उसकी जो वेलोसिटी थी जीरो, वो भी क्या होगी, चेंज होगी। वो u से चेंज होगी, कितनी होगी हमारे पास, v। u से चेंज होगी, कितनी होगी हमारे पास, v। और जब भी आप dx लिखते हो, dt लिखते हो, ये हमारे पास क्या होती है,
स्मॉल वैल्यूज, ये आपके पास स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल वैल्यूज होती हैं। अगर मेरे को अब टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये डीवी आ गया यानी वेलोसिटी आ गई, कितनी स्मॉल वेलोसिटी। मेरे को हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास मेरे को टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद इन दी अबव लिमिट्स, ऐसे लिखा हुआ है। अबव लिमिट्स का मतलब ये है कि ये जो आपने यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी की लिमिट बना रखी है, यानी 0 था फिर t हो गया, u थी वेलोसिटी फिर v होगी, इसके रिस्पेक्ट में आप फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे। तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन द अबव लिमिट्स ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी वी गेट। अब आपने इस साइड भी इंटीग्रेशन कर देनी है और इस साइड भी कर देनी है। देखिए dv के लिए इंटीग्रेशन करी तो लिमिट क्या लिखी गई, ये जो नीचे लिखी जाती है वो होती है उसकी इनिशियल वैल्यू, और जो ऊपर लिखी जाती है वो होती है उसकी फाइनल वैल्यू, u से लेके v तक। ठीक है, ये आ गया dv के लिए। फिर इक्वल्स टू, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे किसको, a dt। अब ये टाइम की वैल्यूज है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखो v लगा हुआ था तो वेलोसिटी की लिमिट पुट करी, यहाँ पे t लगा है तो किसकी लिमिट पुट करनी है आपने, टाइम। टाइम कहां से, 0 से लेके t तक। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आपने इंटीग्रेट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज क्या सिखाते हैं, अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है dx स्मॉल वैल्यू, तो चेंज होके बिगर वैल्यू क्या आ जाएगी, x। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू है dt स्मॉल वैल्यू, तो चेंज होके इंटीग्रेट होके कितनी आ जाएगी, t। ये फॉर्मूलाज हैं, लर्न करने होते हैं हमें। अगर आपके पास कोई वैल्यू है dq, तो आपके पास चेंज होके कितनी आ जाएगी, q। अब यहां पे देखो जरा, इंटीग्रेशन में कितनी वैल्यू है, dv, यानी कि ऐसा कुछ इंटीग्रेशन ऑफ dv, आपके पास ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, v। तो हमने लिख दी v, और इसकी लिमिट्स क्या क्या थी, u और v इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब बात ये देखनी है आपने, आपको कैसे पता चलेगा किस टर्म की इंटीग्रेशन करनी है और किसकी नहीं करनी। तो यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास dt के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, dt के रिस्पेक्ट में हो रही है, और लिमिट भी किसकी दे रखी है, टाइम की। अगर हम एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन कर देंगे तो खुद सोचो कि हम लिमिट किसकी पुट करेंगे, लिमिट तो हमारे पास है ही नहीं एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पे हमें पता ही नहीं है वैल्यू। तो हम क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उसकी इंटीग्रेशन नहीं होती। हमेशा याद रखना है, जो कांस्टेंट होती है ना तो उसकी इंटीग्रेशन होती है ना तो उसकी डिफरेंशिएशन होती है। तो हमने क्या कर लिया, इसको बाहर मेंशन कर लिया, a बाहर चला गया। अब इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, हमारे पास dt की हो रही है। तो टाइम के लिए जो लिमिट थी वो कितनी थी, 0 to t, ये आपके पास वैसे ही हमने यहाँ पे उतार दिए दोबारा से, a वैसे ही आ गया। और dt की इंटीग्रेशन कितनी होगी, देखो स्मॉलर वैल्यू चेंज होके बिगर वैल्यू हो जाएगी, यानी t आ जाएगा 0 to t। अब फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे ही हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ध्यान से सुन लेना, जैसे ही इंटीग्रेशन कर लेते हो वैसे ही आप फॉर्मूला पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या बोलता है हमारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाता है। अब इसकी अपर लिमिट कितनी है, इसकी अपर लिमिट है v, और इसकी लोअर लिमिट कितनी है u। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, v की जगह पे आप v पुट करो तो v ही रहेगा, माइनस लोअर लिमिट यानी u पुट कर दो, v माइनस u इक्वल्स टू a। अब इसकी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन हो चुकी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो t माइनस 0, तो हमारे पास कितना t बन जाएगा, t इंटू a कितना आ जाएगा, at आ जाएगा, यहां से आ जाएगा v माइनस u। अब हमारी जो इक्वेशन थी फर्स्ट मोशन की, कुछ वो बनने स्टार्ट हो गई है। आप इस माइनस u को कहां ले जाओगे, दूसरी साइड, तो प्लस का u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80 आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन की इक्वेशन आ गई हमारे पास, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्या किया आपने, सिर्फ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन का यूज किया, dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आपने इस dt को दूसरी साइड ले गए, ये मल्टीप्लाई का हो गया, एक dt बन गई फर्स्ट इक्वेशन। इंटीग्रेशन कर दी लिमिट्स के साथ, ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा होगा पहले उसकी वेलोसिटी u रही होगी, फिर v आ गई होगी, टाइम 0 रहा होगा, फिर t हो गया होगा। और इंटीग्रेट करने के बाद आपने इन लिमिट का यूज किया, और इंटीग्रेशन में वैल्यूज, ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आपने लर्न करने हैं, ठीक है। और भी होते हैं कि इंटीग्रेशन साइन एक्स की कितनी होती है, कॉस थीटा की कितनी होती है, वो सारे फार्मूलाज हैं आपके पास, उनका यूज करा आपने और ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेट करके आपके पास dv की इंटीग्रेशन v आ गई, a कांस्टेंट बाहर चला गया क्योंकि a की ना तो लिमिट थी हमारे पास, ऐसे पहचान सकते हो। फिजिक्स में पहचानना बड़ा इजी है कि आप उसी टर्म की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे जिसके बारे में आपके पास वैल्यूज गिवन।
यहाँ पे वैल्यू नहीं थी पता हमें, ए हमने कांस्टेंट ले लिया, डी टी की इंटीग्रेशन कर दी 0 टू टी, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब देखते हैं आगे। चलिए जी, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, हमारे पास लास्ट टाइम आपने जो डेफिनेशन यूज करी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन की यूज करी, अब हम यूज करेंगे किसका, वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन यानी डिस्टेंस आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ds बाई डी टी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ds बाई डी टी। डी बाई डी टी किसको बता रहे हैं, आपके पास चेंज रिप्रेजेंट हो रही है आपके पास, यानी यहाँ पे आपके पास पोजीशन में चेंज यानी s में चेंज, तो ये क्या बनेगा, ds बाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम में चेंज, ds बाई डी टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर देता है, वेलोसिटी को। ठीक है जी, तो वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, हम बोल देते हैं चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन यहाँ पे कैसे लिखी जाती है हमारे पास, हम फिजिक्स में कैसे देख रहे हैं, कैसे पोजीशन बताते हैं, s से डिनोट करते हैं या x से। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब ये जो dt है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये ds इक्वल्स टू v dt, ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से हमें समझ आया कि जैसे ही v टर्म आती है तो v के लिए तो हम ऑलरेडी रिजल्ट बना चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन बना चुके हैं, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। यहाँ पे इन्होंने बोला इस इक्वेशन का यूज कर लो, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, इस इक्वेशन का यूज करो और v की वैल्यू को क्या कर दो, पुट करो। v की वैल्यू जैसे इस इक्वेशन में पुट करी आपने तो क्या देखने को मिला, ds इक्वल्स टू v की जगह पे आपके पास रिप्लेस हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस एटी डी टी, और ये बन गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ये जैसे इक्वेशन फर्स्ट बनाई, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा होगा, t टाइम पे, जब टाइम 0 होगा हमारे पास तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने, 0 रेस्ट पे होगा हमारे पास। जैसे ही टाइम 0 से चेंज होके कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, तो डिस्टेंस 0 से चेंज होके कितना हो जाएगा हमारे पास, s, कुछ s डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये जो पूरी की पूरी देखने को मिल रही है, ये आ जाएंगी आपके पास क्या, लिमिट्स। ये क्या देखने को मिलेंगी आपके पास, लिमिट्स देखने को मिलेंगी। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्मॉल वैल्यूज है, तो स्मॉल वैल्यूज है तो इनको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट करके टोटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि हमें याद है कि जो सेकंड इक्वेशन है वो डिस्टेंस के बारे में बात करती है, तो यहाँ पे तो स्मॉल डिस्टेंस है, अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारे पास कैसा डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इन दी अबव लिमिट्स, इन लिमिट्स का यूज करो और इक्वेशन को क्या कर दो, इंटीग्रेट करो। चलो, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट किया। अब डिस्टेंस के लिए जो आपके पास लिमिट है क्या क्या है, 0 से s, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दी। इंटीग्रेट करना है u प्लस एटी डी टी, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया आपने, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी dt की लिमिट्स बताओ कितनी है, 0 से लेके t, तो यहाँ पे आ गई 0 टू t। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखना जरा, ds की इंटीग्रेशन तो आपके पास आ जाएगी कितनी, ds जो है इसको इंटीग्रेट करके तो s आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल वैल्यू थी ना, जैसे dt को कर रहे थे तो t आ रहा था, dx को करते हैं तो x आता है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ds को इंटीग्रेट करके आ गया s। अब ये जो टर्म है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखना जरा, 0 टू t, ये dt इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी हो जाएगा, तो ये बनेगा u dt प्लस at dt, कुछ ऐसी सी वैल्यू। अब इसी को अगर अलग अलग इंटीग्रेट करना चाहे तो अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हो तो क्या रहा है हमारे पास, ये ब्रैकेट खुलेगी तो इंटीग्रेशन ही रही है, और लिमिट क्या है 0 टू t, क्योंकि dt अब यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में सेम ही लिमिट यूज होगी, t की ही लिमिट्स हम यूज करेंगे। तो इनको क्या किया है, ये dt जैसी मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ भी और इसके साथ भी, वैसे ही आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास कोई वैल्यू है लिमिट की, नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो यानी इंटीग्रेशन किसकी होगी, dt की होगी इस केस के लिए। फिर बीच में प्लस का साइन है, क्या a के लिए वैल्यूज है, नहीं है, तो a भी बाहर चला गया, और 0 टू t जो इंटीग्रेशन होगी वो किसकी होगी, t। अब t को बाहर नहीं ले जा सकते क्योंकि dt और t तो एक ही चीज के लिए कर रहे हैं ना, t बोले तो टाइम, टाइम की तो लिमिट है हमारे पास। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है बिल्कुल ऐसी सी कुछ आपको नजर आएगी कि u जो है वो कांस्टेंट बाहर चला गया, अंदर एक है हमारे पास dt, प्लस यहां से क्या हुआ, a बाहर चला गया और अंदर आपके पास क्या आ गया, t dt।
अब आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि x dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है x n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है जी, ये क्या चीज है? अगर मान लो कि आपके पास ये x है, तो x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, कुछ भी ना हो तो मतलब 1, तो 1+1 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2। तो आपकी जो इंटीग्रेशन के लिए रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, इस फॉर्म, ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, यहां लिख देता हूं मैं, n+1 तो सॉल्व हो क्या आ जाएगा, x² डिवाइड बाय 2। अब अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से हो, इंटीग्रेशन x² dx, तब क्या वैल्यू आएगी, तब 2 मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, 2+1 यानी 3, x3 डिवाइड बाय 3, ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास क्यूब होगा, dx x का क्यूब होगा, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, यानी एक वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है t dt, यानी t की पावर कितनी है 1, तो इसको इंटीग्रेट करके क्या रिजल्ट मिलेगा, a तो वैसे ही चला गया बाहर, तो ये आ जाएगा t² बाय 2, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो है 0 to t। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा था कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना होता है, यहां पे कर देते हैं, अपर लिमिट पुट करो तो क्या आएगी, s माइनस 0, लोअर लिमिट 0 है, इक्वल्स टू u t, यानी अपर लिमिट t की जगह पे भी t आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 प्लस a, और यहाँ पे क्या है t² बाई 2 है, इसकी जगह t आएगा तो t² बाई 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0, तो ये तीनों 0 है आपके पास, तो सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके s देखने को मिलेगा, यहाँ इक्वल्स टू u और साथ में क्या आ जाएगा t माइनस 0 t प्लस a t² बाय 2 माइनस 0, तो ये तो खत्म हो, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट बना। अब इसी रिजल्ट को तो आप ऐसे लिखते हो, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 हाफ at², तो ये हमारे पास क्या आ गई, मोशन की सेकंड इक्वेशन। ठीक है जी, डेफिनेशन का यूज किया किसका, वेलोसिटी का, और वेलोसिटी वाली डेफिनेशन से आपने रिजल्ट बनाया ds/dt, और वहां से dt को दूसरी साइड ले गए तो आप v dt बन गया ds का रिजल्ट, और उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में जो आपके पास फॉर्मूलाज लग रहे हैं यही बेसिक फॉर्मूलाज लगते हैं, बार बार यही रिपीट होते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, साइन थीटा आ सकता है इसकी जगह आपको, और बाकी सारी यही वैल्यू। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस हमने बना ली, कैलकुलस मेथड से भी बना ली हमने दो इक्वेशंस, अब दो बचती हैं हमारे पास, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, उसको हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।